क्लास में स्वागत है। आज हम जो है बीएड सेकेंड ईयर का जो है शिक्षक सिद्धांत एवं विधिया का चौथा चैप्टर का जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हर हर जो है हर साल जो है बीएड सेकेंड ईयर में क्वेश्चन आता रहता है, उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि जैसे आपको ये सीरीज पढ़ना है, तो ये जो यूपीएच जो है 2024 का, ये यूपीएच जो है आप देख पा रहे होंगे, ये यूपीएच आप ले सकते हैं और 2024 को जो है आप अपनी एग्ज़ाम को बेहतर साबित कर पाएंगे, जिसमें जो है हर साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है उसी का इसमें पूरा चाहते हैं। जिससे आप बहुत बच्चे जो है बीएड के साथ अनेक कार्यों को करते हैं, तो वो आप इस वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप बीएड सेकेंड ईयर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो है आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। हम प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक दिन 1 से 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे रहता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, तो उसको हम लाते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो जैसे आज हम 3 क्लास कर चुके हैं, तो मैं 3 चैप्टर में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर है शिक्षण के सोपान या अवस्थाएं दिया है, जिसमें आज हम देखेंगे कि शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं या सोपानों का वर्णन कीजिए। मतलब इससे संबंधित अवस्थाओं का सोपान का वर्णन कीजिए, या जो है या इसी प्रकार आ सकता है कि शिक्षण के चरण पर टिप्पणियाँ लिखिए, या जो है शिक्षण के पद क्या होते हैं, या शिक्षण की अवस्थाओं पर टिप्पणियाँ लिखिए, या जो शिक्षण के विभिन्न अवस्थाओं को उनके प्रकार्यों का वर्णन कीजिए। अब जैसे हमारे बीएड सेकेंड ईयर में जो ये हमारा जो शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ जो है ये कॉमन सब्जेक्ट है। मतलब जो ये सब्जेक्ट है, ये वाला ये अनिवार्य सब्जेक्ट है। मतलब 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें हमारा 2 सब्जेक्ट अनिवार्य रहेगा, जिसमें हमारा ये जो है 80-80 नंबर का होगा। और जो आपका 2 सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन के हिसाब से रहता है, वो आपको बताना चाहेंगे कि जैसे उसमें एक अति लघु उत्तरीय आता है, एक दीर्घ उत्तरीय आता है। तो जैसे अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न आता है वो 250 शब्दों में लिखना पड़ता है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ये 1000 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जैसे आ गया, तो उसमें से शिक्षण के चरण पर टिप्पणियाँ लिखी हैं, तो ये जो है अति लघु उत्तरीय आ गया। तो टिप्पणी जैसे बोल रहा है लिखने के लिए, तो जानो कि अति लघु उत्तरीय है। और यदि यह पूछ रहा है कि शिक्षण के विभिन्न अवस्थाओं को सोपानों को वर्णन कीजिए, या जो है देखो शिक्षण के विभिन्न अवस्थाओं या उनके प्रकारों को वर्णन कीजिए, तो ये जो है एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया था। आप डरिए मत कि सर ये आप अति लघु उत्तरीय करा रहे हैं या दीर्घ उत्तरीय। तो जैसे हम ला रहे हैं सभी दीर्घ उत्तरीय, लेकिन आप दीर्घ उत्तरीय को अति लघु उत्तरीय में बना सकते हैं। इतना तो आपके पास माइंड है कि हम बड़े क्वेश्चन को छोटे में बना सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि शिक्षण के विभिन्न अवस्थाओं या सपनाओं को वर्णन जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उत्तर क्या है, सब जैसे आपको यहाँ उत्तर दिया गया, लेकिन सबसे पहले यहाँ आपको निष्कर्ष लिखना, और निष्कर्ष लिखकर जो है हमें बेकायदे हेडिंग डालना। उसके बाद लिखना है क्या, लिखना है कि शिक्षण के पूर्व क्रिया सोपान की अवस्था। तो ये हम हेडिंग डालेंगे। उसके बाद ये आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखिए कि प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश लिखिए, यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लिखेंगे शिक्षण के पूर्व शिक्षण के पूर्व क्रिया सोपान का अवस्थाएँ। तो इसको हम हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ से लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे, अगले लाइन से लिखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे क्या कि शिक्षण से संबंधित अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक करता है। मतलब कक्षा शिक्षण से पूर्व जो शिक्षक करता है, इन क्रियाओं में जो शिक्षक अपनी योग्यता, अनुभव और विषय के अनुसार कक्षा में शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस पाठ्य पुस्तक को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाए, इसकी योजना जो बनाता है, इस योजना के अनुसार शिक्षण की पद्धतियों और युक्तियों का चयन करते हुए शिक्षण की जो है विशिष्ट व्यूह रचना करता है। और ये क्रियाएं पाठ को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इस सोपान को स्तर निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें बताना है कि शिक्षण के पूर्व क्रियाओं को सोपान या अवस्था, मतलब यदि आप कहीं पर पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप उस क्वेश्चन को देख लें, हमें किस प्रकार पढ़ाना है तथा कैसे हमको पढ़ाना है और किस प्रकार पढ़ाना है। तो यही चीज़ आपको लिखना है। यदि आप इसको इतना लिख दे रहे हैं तो ये सही है, नहीं तो अपने तरफ से जो आपको समझ में आए कि शिक्षण के पूर्व हम जैसे किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, उसको भी आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं।
अब देखो उस ये आप लिखें, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कि शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शिक्षण के निर्देशों को उद्देश्यों का निर्धारण कैसे किया जाए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि शिक्षण देखो सर्वप्रथम कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करके व्यवहार परिवर्तन के रूप में इन्हें कि यह निश्चित करता है कि उद्देश्य की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप जो छात्रों के प्रकार जो है प्रकार प्रकार के होते हैं। पहला छात्रों के पूर्व जो है व्यवहार के रूप में तथा दूसरा जो है छात्रों के अंतिम व्यवहार के रूप में होता है। यह उद्देश्य छात्रों के मनोविज्ञान और समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं पर निर्धारित होता है। यह दूसरा जो क्या दिया गया है कि पाठ्य वस्तु का चयन करना, मतलब ये पहला हेडिंग हो गया। उसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे कि मतलब पाठ्य वस्तु का चयन करना, मतलब सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर करना, मतलब हमें किस सब्जेक्ट को सही से अध्ययन मतलब पढ़ाना। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि छात्रों को पढ़ाए जाने वाली पाठ्य वस्तु के संबंध में देखो सीख निर्णय लेना चाहिए। मतलब कोई भी वस्तु या पाठ्य पुस्तक आप पढ़ाने जा रहे हैं किसी क्लास में, तो उसको पहले एक निश्चित निर्णय लेना चाहिए कि पाठ्य वस्तु के स्वरूप का विश्लेषण करता है या नहीं, या उसके संकेत चिन्हों भाषा या पक्ष तथा तर्क के संबंध में निर्णय लेता है, या जो शिक्षक ने निदानात्मक पर जो है अधिक बल देता है और वह मालूम करता है कि पाठ्य वस्तु के लिए देखो छात्रों को पूर्व व्यवहार क्या और कैसे होता है, यह पाठ्य वस्तु जो है किस स्तर पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है तथा किस प्रकार जो उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस हेडिंग में जो हम इतना कुछ लिख सकते हैं या अपने तरफ से कुछ और ऐड कर सकते हैं। अब तीसरा हेडिंग क्या डालेंगे, पाठ्य वस्तु के अवयव की क्रमबद्ध व्यवस्था कैसे होती है। तो क्रमबद्ध व्यवस्था कैसे होती है, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि छात्रों के समक्ष जो है प्रस्तुत की जाने वाली पाठ्य वस्तु के संबंध का निर्णय लेने के पश्चात जो है शिक्षक पाठ्य वस्तु के अवयव को मनोविज्ञान तथा तर्कपूर्ण ढंग से जो है क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है तथा जिसके पाठ्य वस्तु की व्याख्या सीखने या रूपांतरण में सहायक सिद्ध हो जाए, उसे शिक्षक छात्र तथा जो है पाठ्य वस्तु के स्तर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्तुतिकरण के लिए समुचित शिक्षण को व्यूह रचना का चयन करना चाहिए। अब देखो ये लिखेंगे कि पाठ्य वस्तु के अवयव की क्रमबद्ध व्यवस्था कैसी होती है। तो हम इस हेडिंग में इतना लिख सकते हैं। अब अगला हेडिंग क्या डालेंगे कि शिक्षण व्यूह रचनाओं का वितरण कैसे करना चाहिए हमें। तो इसमें क्या हम लिखेंगे कि शिक्षण व्यूह रचना का चयन करना ही पर्याय नहीं होता, अपितु शिक्षक को यह भी निश्चित करना होता है कि कक्षा शिक्षण के समय विभिन्न अवस्थाओं का वह किन अवस्थाओं में जो है किन युक्तियों में किन अवस्थाओं के प्रतिविधियों का जो कब और कैसे प्रयोग करना है, कब व्याख्यान देना है, कब श्यामपट्ट पर जो प्रयोग करना है, कहाँ पर मूल्यांकन करना है, प्रश्न पूछे गए हैं तथा आदि जो है शिक्षण की सभी क्रियाओं को स्पष्ट रूप से जो है पूर्ण तत्परता के साथ यही निर्धारित कर लेना होता है। तो मतलब शिक्षण व्यूह रचनाओं का वितरण कैसे करना है। तो मतलब शिक्षण व्यूह मतलब होता है कि आप जैसे कि शिक्षण करने जा रहे हैं तो उसका क्या क्या कार्य चक्र है, मतलब क्या क्या मतलब कौन सा कार्य हमें कब क्या करना है, तो वही चीज़ इसमें लिखना है। अब क्या दिया गया, ये देखो पहले हेडिंग का मतलब पाँच हेडिंग था। अब दूसरा क्या दिया गया है कि शिक्षण के अंतः क्रियाओं का सोपान या अवस्थाओं का मैटर क्या होता है। तो शिक्षण के अंतः क्रियाओं का सोपान या अवस्थाएं जो होती है ये निम्नलिखित अवस्थाएं, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, इस शिक्षण के अंतः क्रियाओं का सोपान के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो शिक्षण कक्षा में जो है प्रवेश करने पर करता है या सोपान में पाठ्य के प्रस्तुतिकरण से संबंधित सभी क्रियाओं को सम्मिलित है। या शिक्षण का पूर्व और अंतः क्रिया सोपान मुख्य अंतर यह है कि शिक्षण पूर्व क्रियाएं शिक्षण द्वारा जो है बहुत ही देखो सोच समझकर स्वयं द्वारा की जाती है, परंतु इसके विपरीत जो अंतः क्रियाएं जो होती है अवस्थाओं में शिक्षक का जो अधिक व्यवहार अधिकतर कक्षा की परिस्थितियों एवं छात्रों की अवस्थाओं को निर्देशित होकर तत्काल सहज भाव से होने वाला होता है, क्योंकि छात्र जो होते हैं वो सामने रहते हैं, शिक्षक उसी समय क्रिया करते हुए उन पर जो परिस्थितियों का संदर्भ उचित रूप से जो है
जैक्सन ने क्या क्या कहते हैं कि मौलिक विचार दिए दिए हैं कि उन्होंने शिक्षण के देखो अंतः प्रक्रिया पक्ष की व्याख्या इस प्रकार की है कि शिक्षण अंतः प्रक्रिया स्तर पर शिक्षक छात्रों को अनेक प्रकार की शाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, अनुक्रिया करना तथा व्याख्या करना तथा निर्देश देना आदि शामिल है। अब देखो सोपान निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा सम्मिलित की जाती हैं। तो सोपान जो होता है, सबसे पहले राइटिंग डालेंगे इसमें कि कक्षा के आकार की अनुभूति क्या होती है, मतलब सोपान में कक्षा के आकार की अनुभूति क्या होनी चाहिए। अब इसमें हमें क्या लिखना है कि शिक्षक जब कक्ष में प्रवेश करता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से पूरी कक्षा और उसमें बैठे हुए छात्र की क्षमताओं को जांच कर लेता है तथा शिक्षक कक्षा में के छात्रों को प्रत्यक्षीकरण के साथ यह पता लगा लेता है कि वह कौन से छात्र या समस्याओं को प्रत्यक्षीकरण के साथ पता लगा लेता है कि कौन से छात्र या समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है तथा कौन से छात्र शिक्षण में सहायता दे सकते हैं। इसी प्रकार छात्र भी शिक्षक के व्यक्तिगत के स्वरूप की अनुभूति करते हुए यह अनुभूति कक्षा आरंभ के कुछ क्षणों में ही हो जाती है तथा इस स्तर पर आवश्यकता यह है कि शिक्षक को शिक्षक की तरह लगाना चाहिए। अब इसमें सोपान में अगला हेडिंग क्या डालेंगे, छात्रों का निदान किस प्रकार करना चाहिए। तो जब शिक्षक को कक्षा के आकार की अनुभूति हो जाती है, इसके पश्चात वह यह जानने का प्रयास करता है कि वह छात्र के स्तर तथा विभिन्न विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान कितना है। इस प्रकार शिक्षक के मुख्य रूप से 3 पक्षों में छात्रों के निदान का प्रयास करता है, मतलब छात्रों का निदान वो करके शिक्षक अपने प्रकार से उस कक्षा के माहौल को बना सकता है। अब इसमें क्या क्या दिया गया कि छात्रों की अभिवृत्ति एवं अभिरुचि क्या है, किस प्रकार है। उसके बाद दूसरा दिया है कि छात्रों की अभिवृत्ति एवं अभिरुचि किस प्रकार कैसे है तथा छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि किस प्रकार है, कुछ इस प्रकार दे सकता है। अब देखो छात्रों का निदान किस प्रकार होता है। देखो अब इसको हम बेकायदे इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। छात्रों के निदान में हम क्या क्या लिखेंगे कि छात्रों की क्षमताओं एवं योग्यताओं की अध्ययन किस प्रकार करेंगे। दूसरा डालेंगे छात्रों के वृत्तियों अभिरुचि का अध्ययन किस प्रकार करेंगे। तीसरा डालेंगे इस प्रकार लिखेंगे कुछ कि छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कैसे करेंगे। अब इसमें लिखेंगे इसके नीचे कि सामान्यतः शिक्षक प्रश्नों की सहायता से उनमें उपयुक्त पक्षों की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा शिक्षक निदान के समय प्रत्यक्षीकरण निदान एवं अनुक्रियाओं को निम्न क्रम में रखता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रत्यक्षीकरण करेंगे, उसके बाद निदान करेंगे, तब अनुक्रिया करेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण जांच करेंगे, फिर निदान करेंगे, तब अनुक्रिया करेंगे। देखो अब यहाँ पर दिया गया कि सर्वप्रथम शिक्षक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से शिक्षक छात्रों की क्षमताओं को योग्यताओं और अभिवृत्ति के संबंधों में जानकारी करते हुए वह अपना शिक्षण कार्य आरंभ करता है। मतलब वह जब क्लास में हलता है तो उसे वहाँ सभी बच्चों को प्रत्यक्षीकरण करता है, किस प्रकार कौन सा बच्चा तेज है या मतलब तेज पढ़ने में तेज है या कमज़ोर है, वो प्रत्यक्षीकरण करके तब उस क्लास के माहौल को उस प्रकार बनाता है। तो यही शिक्षण को करना चाहिए। अब तीसरा क्या है, सोपान का तीसरा विधि क्या है कि देखो स्वापक्रम तथा अनुक्रियाएं, मतलब उस कक्षा के स्वापक्रम तथा अनुक्रियाएं क्या है। तो इसमें देखो शिक्षण क्या कहता है कि शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है स्वरूप क्रम तथा दूसरा अनुक्रिया होता है। ये दोनों क्रियाएं शिक्षण के छात्र के मध्य संपादित होती है, जिससे शाब्दिक अंतःक्रिया होती है अंतःक्रिया कहा जाता है। जबकि शिक्षक कुछ क्रियाएं प्रारंभ करता है तो छात्र उन क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया देता है। इसी प्रकार जब छात्र कुछ क्रियाएं करते हैं तो शिक्षक होता है उनकी अनुक्रिया देता है तथा इस प्रकार शिक्षक की अंतःक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसमें शिक्षण की इस समस्त क्रियाओं से शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया के रूप में विश्लेषण किया जाता है। इससे नीचे दिए गए चित्र में दर्शाएगा। देखो अब देखो ये लिखेंगे, उसके बाद इसे हम अपने डायग्राम के द्वारा चित्र द्वारा दर्शा देंगे। तो जब इस चित्र के द्वारा दर्शाएंगे तो एग्जामिनर जब देखता है कि हाँ बच्चा ये चित्र के द्वारा दर्शाया है तो कंटेंट भी अच्छे से लिखा होगा।
तो वो पूरे नोट्स को नहीं चेक करता। तो इसी प्रकार जो हम नोट्स बनाएँगे। अब देखो हम डायग्राम में क्या लिखेंगे कि कक्षा शिक्षण जो होता है अंतः प्रक्रिया विश्लेषण क्या है। अब देखो सबसे पहले हम 2 हेडिंग यहाँ पर 2 डायग्राम बनाएँगे ऐसे। अब यहाँ लिखेंगे शाब्दिक अंतः क्रिया लिखेंगे, दूसरा डायग्राम बनाएँगे अशाब्दिक अंतः क्रिया। अब देखो शाब्दिक अंतः क्रिया में कौन-कौन से आते हैं, दूसरा पहला डालेंगे शिक्षक डालेंगे, दूसरा डालेंगे छात्र डालेंगे। अब शिक्षक में देखो स्वरूप क्रम आता है, दूसरा में रूप क्रम आता है। अब छात्र में क्या आता है, स्वरूप क्रम तथा अनुक्रिया आता है। और अशाब्दिक अंतः क्रिया में क्या-क्या आता है, देखो कार्य के समय हमें क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्र को क्या करना चाहिए। अब कार्य के बाद हमें क्या विघ्नपूर्ण क्या करना चाहिए तथा विघ्न क्या, मतलब कार्य के बाद हमें क्या टिप्पणियाँ देना चाहिए, शिक्षक को भी तथा छात्र को भी। इस पर ध्यान रखना चाहिए। अब देखो इन शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतः क्रिया का विशेषण शिक्षक के निम्नलिखित क्रियाओं को करनी चाहिए। पहला क्या-क्या दिया गया, देखो प्रेरक का चयन करना चाहिए, दूसरा दिया है प्रेरकों का प्रस्तुतीकरण करना चाहिए, तीसरा दिया गया पृष्ठपोषक का पुनर्बलन करना चाहिए, चौथा 3 दिया गया। अब देखो ये 3 हेडिंग ऐसे दिया गया, अब इसका भी व्याख्या किया गया है। यदि आप इसको व्याख्या करना चाहते हैं तो इसको व्याख्या मतलब कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो ये 3 हेडिंग डालकर आप इसको छोड़ सकते हैं। अब दूसरा अगला तो क्या, अब उसके बाद अगला क्या डालेंगे, पहला कि देखो जो पृष्ठपोषण एवं पुनर्बलन में भी 3 प्रकार होते हैं। पहला दिया गया है देखो धनात्मक पुनर्बलन। अब हमारा देखो तीसरा तीसरा 2 हेडिंग हुआ था। अब तीसरा हेडिंग हमारा क्या है, देखो शिक्षणोत्तर सोपान या शिक्षण का उत्तर क्रिया सोपान का अवस्था कैसे होना चाहिए। तो इसमें जो शिक्षण का तृतीय या अंतिम सोपान मूल्यांकन से संबंधित है तथा बिना देखो मूल्यांकन के शिक्षण अपूर्ण रहता है। इसमें देखो शिक्षण हुए सभी क्रियाओं को सम्मिलित की जाती है जो छात्रों को जो है निष्पत्तियों का मूल्यांकन तथा उद्देश्यों के प्राप्ति का निर्णय के संबंधित तो प्रयुक्त किए जाती हैं तथा शिक्षण के अंतः छात्रों के व्यवहार परिवर्तन तथा मापन किया जाता है। इसके लिए जो शिक्षक शिक्षक लिखित तथा मौखिक प्रश्न पूछता है जिससे शिक्षण के तृतीय सोपान कहा जाता है। इसी प्रकार देखो आज जो हम तीसरे क्लास में जो मतलब बीएड सेकेंड ईयर के चौथे क्लास में चौथे चैप्टर को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षण की विधियाँ एवं अवस्थाओं को सोपान उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे तथा उसका वर्णन करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।